हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे बीएड सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2017, 2021 और 2022 में आया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। देखते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा में संवर्धन हेतु समावेशी शिक्षक की भूमिका पर विस्तार से परिचर्चा कीजिए। अथवा समावेशी शिक्षा में संवर्धन हेतु समावेशी शिक्षक की भूमिका की विवेचना कीजिए। उत्तर में देखते हैं, कक्षा कक्ष को सही आकार या रूप देने में समावेशी शिक्षक यानी टीचर की भूमिका। रोल ऑफ टीचर इन शेपिंग इंक्लूसिव क्लासरूम। समावेशी कक्षा कक्ष को सही आकार या रूप देने में शिक्षक की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। पहला पॉइंट है इसमें, बच्चों में रुचि लेना यानी बच्चों में इंटरेस्ट पैदा यानी बच्चों में रुचि लेना, इंटरेस्ट इन चिल्ड्रन यानी बच्चों में रुचि लेना यानी लगाव रखना। जिन मनुष्यों को बच्चों से प्यार होता है वह मनुष्य बच्चों की बातों पर क्रोधित होने की अपेक्षा उनके कामों को देखकर प्रसन्न होते हैं। यानी जो भी व्यक्ति होता है जिनको बच्चों से प्यार होता है वह यानी उन जो बच्चे होते हैं उनकी बातों पर क्रोधित नहीं होता, यानी उनकी बातों पर या उनके कामों को देखकर खुश होता है, प्रसन्न होता है और उनकी समस्याओं को सहानुभूतिपूर्ण से हल करते हैं। यानी जो भी व्यक्ति होता है और जो स्टूडेंट या जो बच्चा होता है, यदि वो किसी समस्या से ग्रस्त है तो उस समस्या को वो सहानुभूतिपूर्ण हल करते हैं और उसकी सहायता करते हैं। अपने व्यवहार द्वारा उनको यह सिद्ध करना चाहिए, यानी जो भी टीचर है यानी शिक्षक अपने व्यवहार द्वारा यह उन्हें सिद्ध करना चाहिए कि सचमुच ही वह बच्चों में रुचि लेता है, यानी बच्चों में उसे लगाव है या इंटरेस्ट है, उनकी हर प्रकार की सहायता करने को तैयार रहता है। यानी जो भी बच्चे हैं उसको ऐसा लगना चाहिए कि हमारा टीचर हमारी हर तरह से सहायता करने के लिए तैयार रहता है और उसका यानी और जो बच्चा है यानी उन बच्चे का यानी और उनका शुभचिंतक है, यानी जो टीचर है बच्चे का शुभचिंतक है। इस प्रकार वह बच्चों के कार्यों के उद्देश्यों को जान सकता है, यानी जो बच्चा है वो जो बच्चे हैं बच्चे के कार्य यानी कार्य करने के प्रति क्या उद्देश्य हैं बच्चे के, तो वो बच्चों के उद्देश्यों को जान सकता है यानी शिक्षक। दूसरा पॉइंट है मनोविज्ञान की जानकारी, यानी मनोविज्ञान की जानकारी, नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, यानी एक नेता के समान अध्यापक को मनोविज्ञान का साधारण ज्ञान और बाल मनोविज्ञान का विशेष ज्ञान होना चाहिए। यानी जो अध्यापक है उसको समान यानी मतलब समान अध्यापक को यानी जो बालक है यानी बालक की मनोविज्ञान यानी बालक की सोच यानी बाल मनोविज्ञान यानी बालक की सोच और बाल मनोविज्ञान के बारे में उसे विशेष जानकारी होनी चाहिए शिक्षक को, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा ही वह शिक्षा संबंधी मौलिक ढंगों के विषय में जान सकता है। यानी शिक्षा से जो संबंधित मौलिक ढंग है उनके विषय में वह जान सकता है, पता कर सकता है। इस प्रकार अध्यापक बच्चे के उद्देश्यों को जान सकता है, यानी बच्चे का क्या उद्देश्य है। और अगला पॉइंट है तीसरा, विधियों में निपुणता। विधियों में निपुणता यानी इसमें यद्यपि शिक्षा देना यानी टीचिंग एक कला ही समझी जाती है, फिर भी यह बात सत्य है, यानी जो विधियों में निपुणता यानी किसी विधि में निपुण हो, यानी जो शिक्षा देना एक कला समझी जाती है, यानी यह बात सत्य है, यानी ठीक है। फिर यानी कला का विकास विज्ञान के साधनों द्वारा ही हो सकता है, कला का विकास विज्ञान के द्वारा ही
हो सकता है। स्कूल की अध्ययन सूची के नए-नए विषयों, यानी जो स्कूल है, स्कूल की अध्ययन सूची के नए-नए विषयों के कारण ही यह बात आवश्यक हो जाती है, यानी आवश्यक हो गई है कि अध्यापक नए शिक्षा साधनों और ढंगों द्वारा शिक्षा दे। यानी स्टूडेंट को, यानी छात्र को या बच्चे को अध्यापक नए-नए तरीके से शिक्षा के साधनों द्वारा उसे शिक्षित करे। अध्यापक इसकी सहायता से पिछड़े हुए, यानी जो पिछड़े हुए बच्चे हैं, यानी पिछड़े हुए जो स्टूडेंट, समस्याग्रस्त छात्रों, मेधावी बच्चों को खोजने और उनके साथ उचित व्यवहार की योग्यता प्रदान करता है। छात्रों की गतिविधियों के मार्गदर्शन, यानी उसे गाइडलाइंस दिखाए, यानी मार्ग प्रदर्शन करे और उनके कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान अत्यंत ज़रूरी है। यानी जो छात्र हैं, उनकी गतिविधियों का मार्गदर्शन करे और उनके कार्य का मूल्यांकन करने के लिए उसे मनोविज्ञान का ज्ञान या ज्ञानी होना ज़रूरी है। चौथा पॉइंट है समस्या, यानी समयानुसार काम करना, यानी समयानुसार काम करना, पंक्चुअलिटी, यानी अध्यापक प्रतिदिन एक ऐसे विद्यार्थियों के समूह से संबंधित होता है, यानी हर दिन प्रति क्षण एक ऐसे विद्यार्थियों के समूह, यानी ग्रुप से संबंधित होता है जो उससे केवल ज्ञान ही प्राप्त नहीं करते, यानी जो उससे ज्ञान ही प्राप्त नहीं करते, अपितु उसकी आदतों, रुचियों और अध्यापक के व्यक्तित्व, यानी जो उसका व्यवहार है टीचर का, यानी अध्यापक के व्यक्तित्व के अन्य गुणों, यानी उसके व्यवहार में कौन से गुण हैं, किस तरीके का व्यवहार करता है टीचर, यानी अध्यापक के व्यक्तित्व के अन्य गुणों का भी अनुकरण, यानी सीखता है, अनुकरण करते हैं टीचर को देखकर छात्र। समय-समय पर कार्य करने का स्वभाव बच्चों का तभी बन सकता है यदि अध्यापक भी समय का पाबंद हो, यानी बच्चे समय का पालन तभी कर सकते हैं जब टीचर, यानी अध्यापक यानी समय से काम करता हो, और यह, यानी यदि वह स्वयं ही श्रेणी में देर से आता है, यानी जो उसका ग्रुप है उसमें यदि टीचर, यानी अध्यापक है, वो उस ग्रुप में लेट आता है, यानी देर आता है, देर से, तो विद्यार्थियों में अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। यानी वो सोचने लगता है कि टीचर इतना लेट क्यों आया, वो सोचने लगता है, यानी स्टूडेंट। ऐसा अध्यापक विद्यार्थियों से समय पर काम नहीं ले सकता, यानी विद्यार्थी, जो अध्यापक है, अगर समय का पाबंद होगा तो स्टूडेंट भी समय पर आएगा, और यदि लापरवाही दिखाता है तो ऐसा अध्यापक विद्यार्थियों से समय पर काम नहीं ले सकता और यानी उनको समय पर करके दिखाने की आशा भी नहीं कर सकता, यानी उनको समय पर आने की, यानी समय पर आएँ स्टूडेंट, यानी समय का पाबंद हों, इसके लिए यानी वो आशा नहीं कर सकता। अगली हेडिंग देखते हैं, बच्चों की, यानी 5वां पॉइंट है बच्चों की व्यक्तिगतता का सम्मान, यानी इसमें अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए, यानी अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए कि वह एक भिन्न प्रकार के पदार्थों को बनाने वाला एक कलाकार है, यानी ऐसे पदार्थ को ज़बरदस्ती ढाला नहीं जा सकता, यानी पदार्थ का मतलब है स्टूडेंट को ढालने वाला, और शिक्षा प्रणाली में बालक का सहयोग प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है, यानी शिक्षा प्रणाली में बालक का सहयोग प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। अतः अध्यापक को बालक के निजीत्व, यानी निजीत्व का आदर करना चाहिए और उसको यह भी स्वीकार करना चाहिए, यानी अध्यापक को यह भी स्वीकार करना चाहिए कि बच्चों की कई प्रकार की पसंद तथा इच्छाएं होती हैं। हाँ जी, वैसे बच्चों के विचारों को दबाने की अपेक्षा उनको शिक्षा के उद्देश्यों के लिए प्रयोग करना चाहिए, यानी बच्चों के विचार हैं को दबाएं नहीं,
यानी दबाएँ ना और उनकी उपेक्षा ना करें बच्चों के विचारों की। और जो उनके यानी जो विचार हैं उनको शिक्षा के उद्देश्यों के लिए प्रयोग करें। सहयोग की भावना, छठी हेडिंग है सहयोग की भावना। अध्यापकों को दूसरों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। यदि वह सहयोग के साथ काम करना सीख जाए यानी अध्यापक, तो उसके प्रयत्न फलप्रद हो सकते हैं। अगर सहयोग से काम करता है टीचर तो उसको कभी भी यह विचार नहीं करना चाहिए कि उसका काम स्कूल के विशेष भाग तक ही सीमित है। यानी उसको इस तरीके की सोच नहीं रखनी चाहिए कि उसको उसका काम जो है स्कूल के विशेष भाग तक ही सीमित है। जो कुछ भी स्कूल की चारदीवारी के अंदर हो, यानी जो भी चारदीवारी के अंदर हो, सारा स्टाफ ही उसके लिए उत्तरदायी होता है, यानी कर्तव्यपरायण होता है। और इसीलिए स्कूल की अच्छी परंपराएं चलाने और इसकी शान को बढ़ाने के लिए अध्यापकों को सहयोग की भावना के साथ काम करना चाहिए। 7वां पॉइंट है इसमें प्रयोगात्मक दृष्टिकोण। इसमें देखते हैं एक अध्यापक का दृष्टिकोण काफ़ी उदार यानी दयालु तथा अग्रसर यानी आगे बढ़ने वाला होना चाहिए। और यानी अध्यापक का दृष्टिकोण यानी देखने का नज़रिया कैसा होना चाहिए? उदार यानी दयालुतापूर्ण और अग्रसर यानी आगे बढ़ने वाला होना चाहिए। उसको यह नहीं सोचना चाहिए यानी अध्यापक को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह यानी अध्यापक जो कुछ जानता है या जो कुछ सोचता है इस क्षेत्र में वह अंतिम उद्देश्य है। उसे इस तरीके की सोच नहीं रखनी चाहिए। अपितु अनुभव द्वारा ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए, यानी अपने अनुभव से ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए। इस भांति वह नई स्थितियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। यानी जो नई इस भांति यानी इस तरह की नई स्थितियाँ जो होती हैं उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। और 8वां पॉइंट है प्रश्न पूछने की निपुणता, यानी प्रश्न पूछने की एक कला होनी चाहिए अध्यापक में। यानी सफल अध्यापक वही होता है जो ठीक समय पर ठीक प्रश्न पूछना जानता हो। यानी अध्यापक को इस तरीके का होना चाहिए कि वो ठीक समय पर ठीक प्रश्न पूछना जानता हो, प्रश्न श्रेणी में रुचि को तथा दिलचस्पी को स्थिर रखने में सहायक हो। यानी प्रश्न श्रेणी इस तरीके की हो कि उसमें रुचि उत्पन्न हो, इंटरेस्ट लगे, दिलचस्पी हो यानी दिलचस्पी को स्थिर यानी उसमें स्थायित्व हो, दिलचस्पी और रुचि का यानी रखने में सहायक हो टीचर, यानी इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ाए। आगे हम देखते हैं इसमें नवा पॉइंट है सहगामी क्रियाएं। सहगामी क्रियाएं यानी अध्यापक को अपना विषय पढ़ाने में ही नहीं यानी अपना विषय पढ़ाने में मतलब अपने विषय पढ़ाने के अलावा यानी अपितु सहगामी क्रियाओं में भी दिलचस्पी होनी चाहिए। यानी सहगामी क्रियाएं होती हैं उनमें भी दिलचस्पी रखें, इंटरेस्ट रखें। विषय के अध्ययन द्वारा तो केवल ज्ञान ही दिया जा सकता है जो बच्चों के लिए लाभदायक भी हो सकता है। और सहगामी क्रियाएं बच्चों के व्यक्तित्व यानी व्यवहार को बनाती हैं, आवश्यकता के अनुसार नए ढंग प्रदान करती हैं। यानी ज़रूरत पड़े तो नए ढंग से ज़रूरत पड़े तो आवश्यकता जैसी पड़ती है वैसा उसका व्यवहार हो जाता है। और उसके अंदर अच्छी आदतों जैसे सहयोग, प्यार, उत्तरदायित्व की भावना तथा वास्तविकता आदि को उत्पन्न करती हैं। यानी स्टूडेंट में ये चीज़ें यानी ये आदतें विकसित होती हैं यदि टीचर इन सबको ध्यान रखे तो। यानी सहगामी क्रियाएं कराए पढ़ाने के साथ साथ। इसमें अगला देखते हैं प्रश्न पूछने का ढंग, यानी अध्यापक को विधियों के उचित प्रश्न पूछने तथा उन प्रश्नों के ठीक उत्तर देने का ढंग आना चाहिए। यानी इसमें 10वां पॉइंट है प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण। यानी प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण मीन्स देखने का नज़रिया। यानी आज का युग ठीक प्रजातंत्रीय युग है, यानी कैसा प्रजातंत्रीय जिसमें प्रजातंत्र हो। यह केवल यानी जो प्रजातंत्रीय युग है यानी यह केवल राजनीतिक धर्म ही नहीं अपितु जीवन का ढंग भी है। और प्रजातांत्रिक ढंग उन जातियों में ही सफल हो सकते हैं
यानी प्रजातंत्रीय ढंग जो है उन जातियों में सफल हो सकते हैं जहाँ लोगों के विचार लोकतंत्रीय हैं। कैसे? लोगों के विचार लोकतंत्रीय, उन विचारों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, यानी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। और इस प्रकार के विचार उत्पन्न करने के लिए अध्यापक विद्यार्थियों की पर्याप्त सहायता करते हैं। यह तभी संभव हो सकता है यदि अध्यापक प्रजातांत्रिक उद्देश्यों के लिए मार्गदर्शन यानी मार्ग प्रदर्शन करे। अगला हेडिंग है इसमें 11वां पॉइंट, धार्मिक और राजनीतिक भ्रमों से स्वतंत्रता, यानी धार्मिक और राजनीतिक भ्रम जो होते हैं उनसे स्वतंत्रता, यानी अध्यापक तथा विद्यार्थियों के मध्य अच्छा संबंध होता है। यानी इसमें कहते हैं इसमें जो इस ये हेडिंग हमें ये बताती है कि अध्यापक तथा विद्यार्थियों के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? अच्छा संबंध होना चाहिए। इसलिए उनके द्वारा प्रस्तुत सुझाव पर्याप्त महत्वपूर्ण होते हैं। अतः उनको काफ़ी ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए, किसको? अध्यापकों को। नए समाज के लिए विद्यार्थियों को स्वतंत्रता से सोचने योग्य बनाना चाहिए। अध्यापक को इन चीज़ों की छूट देनी चाहिए स्टूडेंट के लिए। अध्यापक को उदार यानी दयालु दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, दयालुतापूर्ण दृष्टिकोण देखने करना चाहिए, अपनाना चाहिए। उनके भिन्न-भिन्न यानी अलग-अलग धार्मिक तथा राजनीतिक विचार वास्तविक रूप में बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करने चाहिए और विद्यार्थियों को अपने आप ही इनके बारे में निर्णय करने का ढंग आना चाहिए। जब किसी वाद-विवाद के समय विद्यार्थी कोई निर्णय दे यानी विद्यार्थियों को अपने आप ही इनके बारे में निर्णय करने का ढंग आना चाहिए। जब किसी वाद-विवाद के समय विद्यार्थी कोई निर्णय दे तो यह निर्णय चाहे अध्यापक के दृष्टिकोण से यानी देखने के नज़रिए से पृथक यानी अलग ही क्यों ना हो, पर उसका आदर यानी आदर करना चाहिए यानी स्टूडेंट के विचार का। 12वां पॉइंट है विषय पर अधिकार यानी इस पे देखते हैं शिक्षा देना अध्यापक का मुख्य कार्य होता है और इसकी योग्यता उसके ज्ञान तथा विचारों के बारे में जानकारी पर निर्भर करती है। इसमें 13वां पॉइंट है दैनिक तैयारी यानी डेली प्रिपरेशन। अध्यापक को चाहे कितना ही अनुभव तथा योग्यता क्यों ना हो, उसको पढ़ाने के लिए तैयारी की आवश्यकता यानी ज़रूरत होती है। 14वां पॉइंट है देशभक्ति की भावना। देशभक्ति की भावना यानी किसी भी देश की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश के नागरिक अपने स्वार्थी विचारों को त्याग कर राष्ट्रीय विचारों के लिए कितना बलिदान करते हैं। विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करने के लिए अध्यापक में इस गुण का होना आवश्यक है। 15वां पॉइंट है स्व-विश्लेषण यानी सेल्फ एनालिसिस। अध्यापक सदा एक विद्यार्थी होता है और वह सदा अपने आप को सुधारने और अच्छा बनाने का प्रयत्न करता है। उसको उसको सदा विशाल हृदयी यानी टीचर को यानी सदा विशाल हृदयी होना चाहिए, ओपन माइंडेड। उसको अपनी कमियों का ध्यान होना चाहिए और उसको यानी और उनको दूर करने जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयत्न भी करना चाहिए। स्वयं विश्लेषण से अध्यापक को अपनी कमियों को जानने में सहायता मिलती है। इसमें अगली हेडिंग है 16वां हेडिंग है योग्यता तथा अनुभव। अध्यापक की विषय संबंधी योग्यता उसके अपने अनुभव तथा शिक्षा संबंधी योग्यता पर निर्भर करती है।
यानी जो अध्यापक होता है, यानी अध्यापक की विषय संबंधी योग्यता, यानी जो विषय उसके हैं उसकी योग्यता और उसके अपने अनुभव, जो भी उसके अनुभव हैं अपनी एज के अनुसार, तथा शिक्षा संबंधी योग्यता, जो शिक्षा के संबंध में उस योग्यता है, यानी योग्यता पर निर्भर होती है। अध्यापक को किसी श्रेणी को पढ़ाने के लिए उचित योग्यता वाला होना चाहिए। हाई क्लासें पढ़ाने के लिए कम से कम बीए होना आवश्यक है। हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापक बनने के लिए उसको एमए होना चाहिए या किसी विशेष विषय में ऑनर्स यानी ऑनर्स पास हो। अध्यापक को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्राप्त होना चाहिए। प्रशिक्षण के बिना वह स्कूल की कठिनाइयों को हल करते समय बहुत सी गलतियां करेगा। प्रशिक्षण के बिना स्कूल की कठिनाइयों को हल करते समय यानी गलतियां कर सकता है। यदि वह प्रशिक्षित होगा तो उसको किसी भी श्रेणी को संभालने का साहस होगा। दूसरों के साथ संबंध, यानी 17वां पॉइंट है दूसरों के साथ संबंध, रिलेशन विद अदर्स। इसमें पहली हेडिंग यानी पहला पॉइंट है विद्यार्थियों के साथ। अध्यापक का विद्यार्थियों के साथ सहयोग तथा चतुरता का बर्ताव होना चाहिए। उसको उनकी भलाई के लिए पूरी रुचि होनी चाहिए। जिस अध्यापक का व्यवहार मैत्रीपूर्ण और शिष्ट है और जो छात्रों के हित में रुचि रखता है, उसका छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध हो जाता है। इस प्रकार का बर्ताव उसकी शान बढ़ाता है और इसके लिए विद्यार्थी की वफादारी को बढ़ाता है। अध्यापक को पिछड़े हुए, कम दिमाग वाले और कठिनाइयों को उत्पन्न करने वाले बच्चों के लिए अलग रूप से ध्यान देना चाहिए। उसका अपना आचरण आदर्शमय हो, उसे आदर्श स्वरूप बनकर रहना चाहिए। उसको स्वयं सिगरेट, शराब, जुआ, निंदा करना, थूकना आदि आदतों से दूर रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसमें साथियों के साथ। अध्यापक का दूसरे स्टाफ मेंबरों के साथ पारिवारिक सदस्यों वाला व्यवहार होना चाहिए। उसको स्वयं यानी उसको स्कूल के कार्यों में सहयोग के साथ साथ काम कराना चाहिए। यानी स्कूल में जो भी काम होते हैं उसको सहयोग के साथ कराना चाहिए। उससे विद्यार्थियों के सामने किसी अन्य स्टाफ यानी मेंबर की बुराई नहीं करनी चाहिए। उसे दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। स्टाफ की आपसी अच्छी भावना स्कूल में अनुशासनहीनता के विरुद्ध एक प्रकार की गारंटी है। सभी अध्यापकों को परस्पर मिलकर एक ही उद्देश्य के लिए काम करना चाहिए। हमेशा अध्यापकों का पारस्परिक व्यवहार सौहार्दपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। अगला इसमें हेडिंग है तीसरा, अपने से बड़ों के साथ। अध्यापक का बड़ों के प्रति सहयोग और वफादारी का स्वभाव होना चाहिए। जब भी उस पर कोई मुसीबत आ जाए उसको उनके नेतृत्व में चलाना चाहिए। उनके द्वारा की गई आलोचना, जो उनके द्वारा की गई आलोचना का ठीक अर्थ यानी सही अर्थ समझने का प्रयत्न करना चाहिए। चौथी हेडिंग है इसमें समाज का साथ। अध्यापकों को समाज की ओर अपना उत्तरदायित्व अनुभव करना चाहिए। समाज के लिए शिक्षा के उद्देश्य को भूलना नहीं चाहिए। उसका बच्चों के माता पिता के साथ काफ़ी निकट का संबंध होना चाहिए। यह संबंध ही उसको प्रत्येक बच्चे को समझने में सहायता देता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें।